अस्सलाम वालेकुम टू ऑल इकोनॉमिक लवर्स। आज हम इश्यूज इन पाकिस्तान इकोनॉमी का चैप्टर नंबर 7 का पार्ट 2 करेंगे। चैप्टर नंबर 7 जो था वो द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन पाकिस्तान पार्ट 2 1977 से 2013 तक है। ठीक है, और इसमें आज हम जो इसका लेक्चर करेंगे वो लेक्चर नंबर 18 करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। जो जनरल ज़ियाउल हक का इरा था वो 1977 से लेकर 1988 तक का था। ठीक है, अच्छा, जनरल ज़िया जो थे वो पाकिस्तान के ऐसे रूलर थे जिन्होंने सबसे ज़्यादा टाइम पीरियड जो है पाकिस्तान पे रूल किया। ठीक है, it was the longest rule by a single individual in Pakistan's history. During Zia's era, Pakistan witnessed the return of high growth rates and an increased role of private sector. इनके टाइम पे पाकिस्तान के जो ग्रोथ रेट्स थे डिफरेंट सेक्टर्स के, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, इंडस्ट्रियल सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, ठीक है, उनमें ग्रोथ रेट्स जो थे वो काफ़ी अच्छे नज़र आए हमें। ठीक है, लेकिन उनके पीछे जो है कुछ पॉलिसीज वगैरह थी, कुछ ऐसे फ्रेमवर्क्स थे जो जिनकी वजह से जो है वो अच्छे फिगर्स जो है हमें देखने को मिले। वो हम उनको डिटेल में हम देखेंगे। इस चैप्टर में बेसिकली हम क्या एग्जामिन करेंगे कि जनरल ज़िया की जो पॉलिसीज थी रिलेटेड टू हिज गवर्नमेंट विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। बेसिकली हम देखेंगे कि उसने इंडस्ट्रियलाइजेशन में क्या क्या किया और उसने ऐसे कौन से रिफॉर्म्स पाकिस्तान में वो लेकर आया जिनकी वजह से उस टाइम पे ग्रोथ रेट जो थी हमारी वो बहुत ज़्यादा अच्छी रही। फर्स्ट देख लेते हैं द ज़ियाज इरा 1977 से 88, द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ ग्रोथ। ड्यूरिंग 1980 से 88 तक पाकिस्तान का जो जीडीपी ग्रोथ रेट था वो 6.5% था। ठीक है, जीडीपी ग्रोथ रेट जो है 6.5% पर एनम होना जो है वो एक बहुत अच्छा ग्रोथ रेट समझा जाता है। उस टाइम पे हमारे से आगे जो कंट्रीज थी उनमें जो है सिर्फ साउथ कोरिया, सॉरी, उनमें सिर्फ जो है चाइना, जापान और इस तरह की कंट्रीज जो डेवलप्ड कंट्रीज थी वो उस टाइम हमसे आगे थी। बाकी जो है हमारे ग्रोथ रेट्स जो थे वो बाकी वर्ल्ड से अच्छे थे। द ग्रोथ ऑफ रियल वेज 6.2 जो थी हमारी रियल वेज की जो ग्रोथ रेट थी इन पाकिस्तान मैन्युफैक्चरिंग ड्यूरिंग 1980s वाज फास्टेस्ट इन द वर्ल्ड। इन्वेस्टमेंट इन मीडियम एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्री जो थी वो हमारी ग्रो कर रही थी एट 18.2%, वाइल टोटल जो हमारा प्राइवेट और इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट थी वो जो थी वो 15.6% पर एनम पे थी। ये एक इम्प्रेसिव हमारी परफॉर्मेंस थी बाय एनी स्टैंडर्ड। अगर हम इसको अयूब खान की रजीम के साथ कंपेयर करें जब हमारे ग्रोथ रेट जो है इतने अच्छे नहीं थे, इंडस्ट्रियल सेक्टर तो रेवोल्यूशन आ रही थी वहाँ पे उस टाइम पे भी, लेकिन उस टाइम पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर जो था वो इतना इम्प्रूव नहीं हो रहा था। तो उस टाइम से अगर हम कंपेयर करें तो जो ज़ियाउल हक के टाइम पे हमारे जो ग्रोथ रेट्स थे वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव रहे। एवरेज ग्रोथ इन आउटपुट, लेबर, कैपिटल स्टॉक, टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी, ये सारी जो हमारी थी वो 9.6% थी। इसके टाइम पे दो प्लान आए, 5 ईयर दो प्लान जो थे हमने फेस किए। एक फिफ्थ प्लान था 1978 से 83 तक और एक सिक्स प्लान था 1983 से 88 तक। ठीक है, इनमें जो एक्चुअल हमारी ग्रोथ रेट थी जो फिफ्थ 5 ईयर प्लान था उसमें 12% थी और जो सिक्स 5 ईयर प्लान था उसमें हमारी जो ग्रोथ रेट थी वो 9% रही। अगर हम देखें ये कुछ फिगर्स के थ्रू देख लेते हैं कि फूड इंडस्ट्री जो थी उसमें 13.7% ग्रोथ रही और सिक्स प्लान में 5.76%। इसी तरह बेवरेजेस जो है वो ग्रो की, टोबैको की इंडस्ट्री ग्रो की, टेक्सटाइल की इंडस्ट्री जो हमारी वो बेहतर हुई। ठीक है, स्पोर्ट्स गुड्स की, पेट्रोलियम की भी बेहतर हुई थी, ड्रग्स इंडस्ट्री हमारी बेहतर हुई, केमिकल इंडस्ट्री हमारी बेहतर हुई, मेडिसिन की इंडस्ट्री हमारी बेहतर हुई। ठीक है, तो उस टाइम पे काफ़ी सारी जो इलेक्ट्रिकल मशीनरीज जो थी वो हमने बेहतर की। तो इंडस्ट्रियल बेसिकली रेवोल्यूशन आया उसके टाइम पे, इंडस्ट्रीज को प्रमोट किया इसने और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो थी उसको बहुत ज़्यादा प्रमोशन दी। There had been very little growth in employment in almost all industries. तो इन्वेस्टमेंट को तो इसने बहुत ज़्यादा प्रमोट किया, ठीक है, टैक्सेस को कम किया, लेकिन जो है उसके साथ साथ हमारी जो एम्प्लॉयमेंट रेट था वो उसमें कोई ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आई। ठीक है, बिटवीन 1975 से 86 के दरमियान में, एंड द ग्रोथ इन लेबर प्रोडक्टिविटी हैज़ ऑल्सो फॉलन इन मैनी इंडस्ट्रीज, और लेबर की जो प्रोडक्टिविटी थी वो भी डिक्लाइन चलेगी।
पाकिस्तान का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है बिकम मोर कैपिटल इंटेंसिव बिटवीन 1975 से 86 के दरमियान में। कैपिटल इंटेंसिव यानी पहले हम जो है वो लेबर इंटेंसिव इकॉनमी थे, लेबर या मैनुअल काम जो है वो ज़्यादा हो रहा था इंडस्ट्री में। जब ज़िया की रेवोल्यूशन आई तो उसमें क्या हुआ कि उसने जो है वो इन्वेस्टमेंट को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट को, जिसकी वजह से हमने कैपिटल जो मैनुअल था उससे कैपिटल की तरफ ट्रांजिशन स्टार्ट कर दी। यानी लेबर जो काम कर रहा था, मैनुअल जो काम हो रहा था, वो अब मशीनरी के थ्रू होने लग गया था। एंड द शेयर ऑफ वेज एंड सैलरीज फेल फ्रॉम 26.9 से 20.3% पे हमारी जो वेजेस थी वो डिक्लाइन कर दी गई थी। Some public dominated industries like electrical machinery, chemicals show a high rate of growth in लेबर प्रोडक्टिविटी। ठीक है, ये लेबर प्रोडक्टिविटी में इनका भी रेट जो था वो बहुत ज़्यादा हाई रहा। अब इसकी इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ को थोड़ा सा देख लेते हैं। इम्पॉर्टेंट कंसर्न जो था ज़िया की रजीम का मिड 1977 में क्या था कि नीड टू रिस्टोर बिजनेस कॉन्फिडेंस। वो बिजनेस के कॉन्फिडेंस को, क्योंकि इससे पहले जो अयूब खान का जो दौर आया था या भुट्टो का दौर जो था उसमें लोगों का कॉन्फिडेंस जो था पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के ऊपर वो काफ़ी हद तक शेक हो गया था। इस वजह से इसने जो उनका कॉन्फिडेंस दोबारा बहाल करने के लिए कुछ पॉलिसीज़ जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवाई। And motivation in order to revive investment in industry and agriculture to perform better than Bhutto regime. Zia made the decision that the private sector was to play the leading role in the industrial sector. उसने ये जो है वो emphasis इसका उसका ज़िया का इस पे था कि जो प्राइवेट सेक्टर है उसका लीडिंग रोल होना चाहिए इंडस्ट्रियल सेक्टर में, यानी प्राइवेटाइज होनी चाहिए चीज़ें, डी नेशनलाइज होनी चाहिए। जो भुट्टो था उसने नेशनलाइजेशन की पॉलिसीज लेकर आया था। नेशनलाइजेशन, उसने प्राइवेट सेक्टर को कट डाउन किया था और उसने कहा था कि जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है सारे, ये एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स होता है इकोनॉमी का, और ये सारे जो हैं वो जो स्टेट ओन्ड अथॉरिटीज़ हैं उनके हैंड्स में होनी चाहिए सारी चीज़ें। ठीक है, लेकिन जब जो ज़िया का दौर आया तो ज़िया ने डी नेशनलाइजेशन की पॉलिसी, क्योंकि लोग उस टाइम पे बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो चुके थे नेशनलाइजेशन की पॉलिसी से, क्योंकि लोग हर जो ये एक ह्यूमन नेचर है कि लोग चीज़ें ओन करना चाहते हैं, तो वो उस टाइम पे उस पर रिस्ट्रिक्शन थी काफ़ी ज़्यादा। इसलिए जब ये डी नेशनलाइजेशन की पॉलिसी लेके आया तो उससे लोगों को काफ़ी उसमें रिलीफ मिला। डीनेशनलाइज नंबर ऑफ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, ठीक है, राइस इंडस्ट्री, फ्लोर मिलिंग, कॉटन जिनिंग, ठीक है, और इसके अलावा विच रन इनएफिशिएंटली, उससे पहले ये इनएफिशिएंटली जो है वो रनिंग हो रही थी इन द टाइम ऑफ भुट्टो। भुट्टो की तो हमने काफ़ी हद तक वो चीज़ें कवर की थी पिछले लेक्चर में कि उसका जो बैड लक टाइम पीरियड था उसकी क्या बेसिकली रीजंस थी। ठीक है, तो उसकी वजह से भी इंडस्ट्रीज पे बैड इम्पैक्ट आए और कुछ उसकी पॉलिसीज ऐसी थी जिसके भी बैड इम्पैक्ट्स जो है वो इंडस्ट्री पे आए। दिसंबर 1977 में क्या हुआ कि बेसिक केमिकल और सीमेंट इंडस्ट्रीज जो थी वो ओपन कर दी प्राइवेट सेक्टर के लिए, और उसके साथ साथ इंसेंटिव दिया टैक्स रिलैक्सेशन का, जिसका मेन एम जो था वो क्या था कि इनकरेज करना इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ को इन लेस डेवलप्ड रीजन्स ऑफ द कंट्री। ठीक है, जो पसमानदा इलाके हैं कंट्री के, उनमें इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लेके आना या इंडस्ट्री को इंट्रोड्यूस करवाना बेसिक इसका एम था। इंटरेस्ट रेट जो था फिक्स इन्वेस्टमेंट के ऊपर इन एग्रीकल्चर इंडस्ट्री वाज आल्सो रिड्यूस्ड। ठीक है, इसने इंटरेस्ट रेट को भी रिड्यूस किया। पॉलिसी मेजर्स दैट डिस्टिंग्विशेस द ज़िया regime वाज इस्लामाइजेशन। बेसिकली ये इसका एक और जो मेन प्लस पॉइंट था इसकी इकॉनमी का, कुछ लोगों के लिए वो प्लस पॉइंट है और जो क्रिटिक्स हैं वो उसको नेगेटिव उसमें भी लेते हैं, लेकिन जो मेन इसकी फोकस था वो इस्लामाइजेशन का भी था। अगर हम इस्लामाइजेशन का थोड़ा सा बैकग्राउंड देखें तो 1977 में जब भुट्टो की हुकूमत एंड हुई तो उस टाइम जो स्लोगन चल रहा था इकॉनमी में वो ये था कि भुट्टो की हुकूमत ने और इससे जो पहले हुकूमत है उसने इस्लामिक जो हमारे बिलीव्स हैं उनको बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर दिया। तो उस टाइम पे एक जो मेन पार्टी बनी वो पाकिस्तान नेशनल अलायंस वाली जो पार्टी बनी थी, ठीक है, उनका मेन जो स्लोगन था वो निज़ाम मुस्तफ़ा वाला स्लोगन था। ठीक है, और उस टाइम एक और जो मेन इवेंट हुआ वो अफगान जिहाद जो है वो स्टार्ट हुआ। ठीक है, रशिया ने अफगानिस्तान के ऊपर जो है अटैक कर दिया और
तो इन सारे सिनेरियोज में ज़ियाउल हक को जो है बहुत एक गोल्डन टाइम पीरियड नज़र आया कि अपनी इस्लामाइजेशन पॉलिसीज़ को इम्पोज करना इकॉनमी के ऊपर। अब जो उसकी इस्लामाइजेशन पॉलिसीज़ थी उसके अंदर क्या-क्या चीज़ें इन्वॉल्व थी, थोड़ी वो भी देख लेते हैं कि सबसे पहले उसने ज़कात उशर ऑर्डिनेंस निकाला 1981, जून 1981 में ज़कात उशर ऑर्डिनेंस था, जिसके तहत जो है बैंक्स को अलाउ उसने किया कि जो एनुअल सेविंग है उसके ऊपर 2.5% वो ज़कात कट कर सकते हैं हर एक अकाउंट होल्डर की। फिर सेकंड जो थी ज़कात फाउंडेशन उसने बनाई 1982 में, जिसका मेन पर्पस ये था कि जो लोग हर साल ज़कात लेने के लिए आ जाते हैं वापस, ठीक है, यानी गरीब तो पूरे साल में एक दफ़ा अगर उसको ज़कात दी जाए तो उसकी लिविंग स्टैंडर्ड पे कोई ख़ास ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो वो अगले साल फिर ज़कात लेने के लिए आएगा। तो इस चीज़ को थोड़ा सा रिड्यूस किया जाए और जो एक दफ़ा ज़कात लेने आए उसको इस तरह के कुछ इंसेंटिव्स दिए जाएं या उसको इस तरह से ट्रेन किया जाए कि वो नेक्स्ट ईयर वो ही बंदा दोबारा ज़कात का लेने के लिए ना आए, बल्कि जो और बाकी रिमेनिंग कम्युनिटी है जो कि ज़कात की उसमें आती हैं, ठीक है, जिनको ज़कात मिलनी चाहिए, तो उनको भी कैटर किया जा सके। तीसरी जो है उसने इस्लामाइजेशन की पॉलिसी जो थी वो क्या थी कि फेडरल शरिया कोर्ट्स बनाए, ठीक है। फेडरल शरिया कोर्ट्स में क्या हुआ कि जो हमारे जो फैसले हैं जितने भी लीगल इश्यूज हैं उनको शरीयत बेसिस के ऊपर उनके जो फैसले हैं वो होने चाहिए। चौथा उसने ब्लास्फेमी एक्ट निकाला, ठीक है, आर्टिकल 298 के मुताबिक जो है कि अगर कोई नामूसे रिसालत करेगा, ठीक है, या सहाबा इकराम की शान में गुस्ताखी करेगा तो उसके लिए सजाएं जो है वो मुकर्रर की उसमें। फिर उसने पाकिस्तान स्टडी और इस्लामियात का जो कोर्स था वो बीए लेवल तक कंपलसरी किया, ठीक है, ये भी इसके दौर में फर्स्ट टाइम हुआ। फिर उसके अलावा एहतराम में रमज़ान जो ऑर्डिनेंस था वो जारी किया 1981 में कि अगर जब रमज़ान है तो आप खुले आम जो है वो कुछ खा पी नहीं सकते, या जो फूड की शॉप्स हैं वो बंद रहेंगी उस दौरान पे, ठीक। फिर वफाकी मुहतसब बनाया, यानी जो अब आजकल इसको नैब भी हम कहते हैं, 1981 में बना था, और उस टाइम उसका जो मेन फोकस ये था कि अगर किसी भी बंदे को किसी सरकारी महकमे ने या किसी सरकारी बंदे ने, अफसर ने कोई हार्म पहुंचाया है या उससे कोई ज्यादती हुई है तो वो सिर्फ एक एप्लीकेशन जो है वफाकी मुतसिब में जमा करवाएगा और उसके जो है खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। फिर उसने मजलिस शूरा बनाई 1981 में, ठीक है। मजलिस शूरा जो थी वो ब्रिज था बिटवीन पीपल और गवर्नमेंट के दरमियान, क्योंकि उस टाइम पे मार्शल लॉ लगा हुआ था, तो गवर्नमेंट का और जो लोग थे उनका आपस में इंटरेक्शन जो है वो नहीं हो पा रहा था, तो मजलिस शूरा के थ्रू जो है गवर्नमेंट और जो आम पब्लिक थी वो इंटरेक्ट करती थी, और इसके साथ साथ इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग जो है वो भी इंट्रोड्यूस की। तो ये सारी जो मेन पॉलिसीज थी ये इसकी इस्लामाइजेशन पॉलिसीज थी, जिनको बहुत से लोग जो है एडमायर भी करते हैं, लेकिन बहुत से लोग जो है इस पे क्रिटिसाइज भी करते हैं। फिर जनरल जिया की जो गवर्नमेंट थी उसका जो मेन मिशन था वो क्या था, पाकिस्तान को प्योरीफाई करना, पाकिस्तानी सोसाइटी को ऑल जितने इल्स और ईवल्स इसमें मौजूद हैं उनको उससे प्योरीफाई करना। फिर डीरेगुलेशन एंड लिबरलाइजेशन, सिक्स और जो 6 5 ईयर प्लान था 1983 से 88 तक, वो एक स्टार्ट था डीरेगुलेशन और लिबरलाइजेशन की पॉलिसी का। आफ्टर दैट पाकिस्तान इकोनॉमी वाज कंप्लीटली सबसर्वेंट, ठीक है, टू आईएमएफ, क्योंकि उसके बाद हम जो है उससे बाद से तकरीबन अब तक हम रेगुलर बेसिस के ऊपर आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के पास डिफरेंट तरह के लोन्स वगैरह लेने के लिए जाते हैं, तो हम हमारी जो सॉवरेनिटी है उस टाइम पे ख़त्म होना स्टार्ट हुई थी। फिर एक्सपोर्ट लाइट इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो स्टार्ट हुई, वाज मेंशन फॉर द फर्स्ट टाइम एज अ पॉलिसी गोल, एंड एम्फोसिस वाज ऑन ब्रॉडनिंग ऑफ मैन्युफैक्चर्ड एक्सपोर्ट्स, ठीक है। एम्फोसिस हमारा क्या था कि मैन्युफैक्चर्ड एक्सपोर्ट्स जो हैं उनको प्रमोट किया जाए टुवर्ड्स हायर वैल्यू एडेड आइटम्स। अच्छा, अब इसके मेन कॉजेज थोड़े से देख लेते हैं कि हाई ग्रोथ रेट के कॉजेज क्या थे। हमने ये तो देख लिया कि उसने डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की पॉलिसी लेके आया था, इस्लामाइजेशन लेके आया था इकोनॉमी के अंदर, ठीक है, टैक्स रेट्स कम किए, प्रमोट किया बिजनेस सेक्टर को, ठीक है, बिजनेस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्रियल सेक्शन को जो है वो बहुत ज़्यादा प्रमोट किया। अब ज़िया की जो रूल था वो
11 साल से ज़्यादा का था पाकिस्तान में, ठीक है। 1977 में ही टुक ओवर भुट्टो ज़िया कम एज इनएक्सपीरियंस जनरल, ठीक है। वो उस टाइम पे बिल्कुल इनएक्सपीरियंस जनरल था, ठीक है, जो कि किसी की भी को भी ट्रांसफ़र अपनी पावर कर सकता था, ठीक है, एज ए पॉलिटिशियन के तौर पे। द इम्प्रेसिव ग्रोथ रेट वाज अ रिजल्ट ऑफ टू इंपॉर्टेंट फिनोमिना। दो इसके इंपॉर्टेंट फिनोमिना थे, बेसिकली डाइवर्सिटी इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में उसने डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा क्रिएट की, और दूसरा क्या था, द रिवाइवल ऑफ कॉन्फिडेंस इन प्राइवेट सेक्टर, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर का कॉन्फिडेंस दोबारा बहाल किया इन्वेस्टमेंट के अंदर, टू इन्वेस्ट इन इंडस्ट्री अगेन, क्योंकि इससे पहले जो नेशनलाइजेशन की पॉलिसी आई थी तो लोग जो है वो इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना छोड़ गए थे, जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल जो ग्रोथ रेट थी वो हमारी बहुत ज़्यादा डिक्लाइन चली गई थी। कंक्लूजन थोड़ा सा देख लेते हैं, समराइज कर लेते हैं आज के लेक्चर को। सबसे पहले हमने देखा कि जो ज़िया का दौर था वो लॉन्गेस्ट रूल था, ठीक है, बाय सिंगल इंडिविजुअल इन पाकिस्तान हिस्ट्री। पाकिस्तान जो है वो इसके दौर के बाद से पाकिस्तान जो डोमिनेट करने लग गया आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के जो स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम्स हैं उनके अंडर, ठीक है। फिर रिटर्न ऑफ हाई ग्रोथ रेट्स हुए इसके टाइम पे, बिजनेस कॉन्फिडेंस बहाल हुआ, इस्लामाइजेशन आई, ठीक है, यूज अगेंस्ट भुट्टो। फिर जीडीपी ग्रोथ रेट जो है उस टाइम पे 6.5% से एक्सीड किया, 6.5%, और हमारे से आगे जो थी वो कोरिया, चाइना और हांगकांग की इकोनॉमीज थी। मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर था उसने ग्रो किया 9.5%, इन्वेस्टमेंट इन मीडिया एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज जो हैं उनके अंदर ग्रोथ हुई 18.2%। टोटल प्राइवेट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट जो है वो एक्सपैंड हुई 15.6%। बिटवीन 1976 से 86 में हमारा जो शेयर वेजेस का शेयर जो था वो रिड्यूस हुआ, ठीक है, क्योंकि हम मैनुअल से कैपिटल गुड्स की तरफ जो है शिफ्ट हुए थे, तो हमारा जो वेजेस थी वो भी कम हुई और एम्प्लॉयमेंट लेवल भी हमारा कम हुआ, इसके साथ साथ लेबर की प्रोडक्टिविटी भी हमारी कम हुई, ठीक है। फिर रिस्टोरिंग बिजनेस कॉन्फिडेंस, इसने जो है बिजनेस को कॉन्फिडेंस को रिस्टोर किया। Islamic economic system are not a substantive departure from capitalist industrial culture, but are instead substitutes of specific aspects. Basically, Islamic जो economic system होता है वो एक पूरा whole system नहीं होता, बल्कि उसके कुछ सेक्टर जो हैं, कुछ पोर्शन जो हैं वो इकोनॉमी में इंट्रोड्यूस करवाए थे। डीनेशनलाइज इसने किया एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज को, यानी कॉटन, राइस, ताकि इसमें प्राइवेट लोग जो हैं वो इन्वेस्ट करें और इसकी ग्रोथ जो है वो हो सके। फिर ओवरऑल वेरी लिटिल डीनेशनलाइजेशन टुक प्लेस, और ज़िया की गवर्नमेंट जो है वाज होपिंग टू रीप द रिवार्ड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट मेड बाय प्रीवियस रिजीम्स। इसके जो प्रीवियस रिजीम्स में भी इन्वेस्टमेंट हुई इंडस्ट्रियल सेक्टर में, उसके भी रिवार्ड जो है वो इसको मिला, क्योंकि ग्रोथ रेट जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे रहे इसके टाइम पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें दूसरों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर आपको किसी और बुक के या किसी और सब्जेक्ट के इकोनॉमिक्स से रिलेटेड लेक्चर या नोट्स चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें।